हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 क्लास 10th के लिए जो आपका 12 फरवरी का आपका एग्जाम होने वाला है इकोनॉमिक्स का। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। तो ये ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं जो इससे बाहर आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। यदि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी या सिविक्स का नहीं देखें तो आप उसका भी देख सकते हैं, सेपरेट वीडियो बन चुका है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्कस करते हैं। हमारा बोल रहा एक वस्तु का अधिकांश, समझिएगा, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि कहलाता है। तो याद रखिएगा, आपका एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से प्राकृतिक प्रक्रिया भैया बोला तो इसका मतलब प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा। आगे देखिए कृषि, डेयरी, खेती, ये सब आपको जहाँ भी दिखा कृषि, डेयरी, खेती तो किस क्षेत्र में आता है? तो याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए पकड़ लीजिएगा। इसी तरह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन सा नहीं है? तो मत्स्य पालन बिल्कुल है भैया, वानिकी बिल्कुल है, खनन बिल्कुल है प्राथमिक क्षेत्र का, लेकिन बैंकिंग क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र का। तो इसका मतलब कौन सा नहीं है? तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्राकृतिक उत्पादों के विनिर्माण के माध्यम से उपयोगी वस्तु में बदलना किसका काम है? प्राकृतिक उत्पाद को विनिर्मित वस्तु में बदलने का काम किसका है भाई? तो द्वितीय क्रियाकलाप का द्वितीय क्षेत्र का है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि? द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि क्या हो जाएगा? आपको दूध दूहना नहीं होगा, मछली पकड़ना नहीं होगा, खेती करना नहीं होगा, क्या होगा आपका? चीनी बनाना। चीनी बनाना क्या हो जाएगा? द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं मतलब सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधि आता है? देखिए सेवा क्षेत्र में आपका क्या आ जाएगा? परिवहन हो जाएगा, संचार हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा, जो भी आपको सर्विस दे रहा है वो आपको क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए जीवन बीमा किस प्रकार की गतिविधि है? तो याद रखिएगा जीवन बीमा में ये भी आपको सर्विस दे रहा है इंश्योरेंस का, तो याद रखिएगा इसको, ये भी आपको सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है? तो याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार के रूप में उत्पादक में उभरा है। आगे देखते हैं जीडीपी का मतलब क्या होता है भाई? तो जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंग्लिश में हम लोग भी कभी कभी आ जाता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपको याद रखना है। इसका शॉर्ट यदि हिंदी में याद रखिएगा तो याद रखिएगा सकल घरेलू उत्पाद याद रखिएगा। आगे यदि देखते हैं किसी वर्ष में उत्पादित देश के कुल मूल्य को जीडीपी कहते हैं, तो याद रखिए सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को हम लोग जीडीपी कहते हैं। ये भी बात को याद रखिए। आगे देखते हैं जीडीपी के पदों में वर्ष 2013-14 के बीच तृतीय क्षेत्र में हिस्सेदारी कितने % था? तो याद रखिए 50 से 60% हिस्सेदारी था। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन से एक ऐसे श्रमिक के लिए लागू नहीं है जो संगठित क्षेत्र में काम करता है? तो याद रखिएगा उसे छुट्टी के लिए भुगतान नहीं किया जाता है। उसे छुट्टी के लिए क्या होता है? श्रमिक क्षेत्र जो आपको संगठित क्षेत्र में क्या होता है? जो आपको उसे छुट्टी के लिए भुगतान नहीं किया जाता है। आगे यदि देखते हैं कौन सा संगठित क्षेत्र में कार्यरत है? संगठित क्षेत्र में मतलब कौन सा कार्यरत है? पर्यटन पर निदेशक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संगठित क्षेत्र में कार्यरत कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा शिक्षक तो हो जाएगा भैया, और डॉक्टर भी हो जाएगा, और वकील भी हो जाएगा, लेकिन सब्जी विक्रेता क्या हो जाएगा? ये आपको संगठित क्षेत्र का कार्यरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नरेगा जिसको हम लोग राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिन के रोजगार की गारंटी दिया? तो 100 दिन का रोजगार की गारंटी दिया है। आगे देखिए वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान की जो प्रणाली होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। आगे देखिए किस विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना अनिवार्य हो जाता है? तो याद रखिएगा आपको वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या आता है? दोहरा सहयोग हो जाता है। समझ रहे हैं ना? मुद्रा का काम क्या है? तो याद रखिएगा हमारा जो मुद्रा का जो काम है आपका सभी मुद्रा का काम आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग को समाप्त करता है, बिल्कुल करता है। मूल्य के माप एक सामान्य मापक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल करता है। स्थगित भुगतान मानक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल। तो उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप है? याद रखिएगा कागज का नोट क्या है? हमारा एक आधुनिक रूप है। आगे यदि देखते हैं वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा हमारे प्लास्टिक मनी से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के रूप में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसको दिया जाता है? तो आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जारी किया जाता है। आगे देखिए ऋण के औपचारिक स्रोत में कौन सा शामिल नहीं है? तो बैंक तो भैया शामिल हो जाएगा, क्योंकि औपचारिक स्रोत में सहकारी समिति भी हो जाएगा, और इसका जो नियोक्ता हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, नहीं शामिल होगा। आगे देखिए साहूकार द्वारा लिया गया बैंक
साहूकार द्वारा लिया गया ब्याज बैंकों द्वारा लिए गए ब्याज की दर की तुलना में क्या होता है भैया, अधिक होता है। आपको जानबे करते हैं बहुत अधिक होगा। आगे यदि देखते हैं क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण का औपचारिक स्रोत बन सकता है, तो याद रखिएगा आपका साहूकार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा संगठन विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के उदारीकरण पर बल देता है, तो याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं WTO। आगे ये देखते हैं सरकार द्वारा अवरोधों को या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो भैया जानते हैं उदारीकरण बोलते हैं। आगे यदि देखते हैं बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी व्यापार का एक अवरोध है, तो याद रखिएगा आपका आयात पर करिए एक अवरोध है। घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश के लिए हानिकारक हो सकती है, क्या हानिकारक हो सकती है, तो याद रखिएगा सभी छोटे पैमाने के उत्पादक पर हानिकारक हो सकती है। आगे ये देखते हैं भारत में विदेशी व्यापार और निवेश पर बाधाओं को हटाने के लिए सरकार ने किस वर्ष निर्णय लिया या नहीं, किस वर्ष निर्णय लिया, या तो हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है नई आर्थिक नीति कब बनी, तो याद रखिएगा दोनों का जो आंसर हो जाएगा 1991 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं वैश्वीकरण अब तक किस प्रकार के देशों के पक्ष में अधिक रहा है, तो याद रखिएगा हमारा विकसित देशों के पक्ष पे अधिक रहा है। आगे ये देखते हैं सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां पर बाजार नज़दीक हो, जहां पर कम लागत पर अच्छा श्रम उपलब्ध हो और जहां पर उत्पादन के अन्य कारक भी उपलब्ध हो। उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया, तो याद रखिएगा देश के बीच वस्तुओं सेवाओं और निवेशों का। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 33 क्या बोल रहा है, तो 33 हमारा क्या बोल रहा है, देखिए विश्व में देशों के बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग कौन सा है, तो स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, यह इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बहुत कम ही क्वेश्चन सिलेक्टेड आपको इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें मात्र इतना ही क्वेश्चन है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।